खास एपिसोड में नजर। वहीं बात करेंगे फिर से एक बार पश्चिम बंगाल की। आखिरकार क्यों खतरे में है ममता बनर्जी की सीट जब हम बात करते हैं भवानीपुर, और आखिरकार कौन सा ऐसा डर है जो सता रहा है ममता दीदी को, इस पर भी विस्तार से करेंगे मंथन। लेकिन सबसे पहले न्यूज पंच में शुरुआत पड़ोसी देश बांग्लादेश से करते हैं, जहां कई ऐसी खबरें हैं जो सामने आ रही हैं जिसमें बांग्लादेश की जो स्थिति है वो अस्त व्यस्त होती हुई नजर आ रही है। तो बांग्लादेश से खौफनाक मंजर सामने आ रहे हैं। वो खौफनाक मंजर क्यों है? क्योंकि कट्टरपंथ गैंग का आतंक है। आतंक यूं इसलिए है कि हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, और यहां तक कि उनकी अपनी सांस्कृतिक विरासत इस वक्त खतरे से जूझ रही है। आखिरकार कैसे बांग्लादेश में कट्टरपंथ की आग सब कुछ लील रही है, इसे ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की अब हम कोशिश करेंगे। तो देखिए, बांग्लादेश में कट्टरपंथ की आग, ये बड़ा मुद्दा, लेकिन इससे निकलते हुए कई और अलग अलग मुद्दे हैं, इसे भी समझते हैं। कैसे हिंदुओं को वहां जिंदा जलाया जा रहा है। डेली स्टार के दफ्तर को हमने आपको सुबह भी बताया कि उसे फूंक डाला जो वहां प्रदर्शनकारी थे। साथ ही साथ शेख हसीना का जो घर था उसे भी फूंक दिया गया। अखबार प्रथम अली के ऑफिस पर भी अटैक किया गया। साथ ही भारतीय सहायक उच्चायुक्त के घर पर भी हमला हुआ, पत्रकारों को जिंदा जलाने की कोशिश। और इस सब के पीछे आखिरकार कौन वो दानव है, वो जो दंश है, वो दंश है कट्टरपंथ का, जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जड़ों को कमजोर कर रहा है, उस दीमक की तरह कि आने वाली जो नस्लें हैं उनका जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। इस ग्राफिक प्लेट के जरिए आप समझ सकते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश में हालात स्थिर नहीं, ठीक नहीं, और वहां की सरकार इन सब से निपटने में नाकामयाब साबित हो रही है। आखिरकार तख्ता पलट के बाद कैसे चीजें पलटती हुई नजर आई। तो तख्ता पलट के बाद सबसे ज्यादा टारगेट जो थे वो कलाकारों को बनाया गया। बीते साल हिंदू गायक जो थे उन्हें निशाना बनाया गया, कसूर उनका हिंदू होना। अगस्त 2024 में सिंगर के घर पर हमला हुआ। ढाका में हिंदू सिंगर राहुल आनंद के घर को ही फूंक डाला गया। कीमती सामान, फर्नीचर को लूटा गया। और ये सब कुछ तब हो रहा था जबकि सरकार अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कई मंचों पर कह चुकी है। 3000 से ज्यादा हैंडमेड म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उन्हें जला दिया गया। परिवार सहित पहले ही सुरक्षित निकाला गया राहुल आनंद को। लोकल पॉपुलर बैंड जोलर गान चलाते हैं राहुल आनंद, यानी संगीत की लय से लोगों को जोड़ते हैं। लेकिन लोगों को जोड़ना, या फिर यूं कहें कि संस्कृति और सभ्यता को एक धरातल पर लाना, ये उनका कसूर था क्योंकि वो हिंदू थे, और इस तरह उनके साथ ये बेरहमी की गई। तो कट्टरपंथ का ये खौफनाक चेहरा जो है वो लगातार बांग्लादेश में बेनकाब हो रहा है। आप देखिए, हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। ईश निंदा के आरोप में भी बेरहमी से हत्या होती है। और मेमनसिंह जिले में भीड़, जो ये ऐसी भीड़ जो सोचती नहीं समझती नहीं, और मार डाला गया। हत्या के बाद पेड़ से बांधकर शव को जलाया गया। आप इन शब्दों के पीछे का मार्मिक दर्द और इस विभत्सा को समझिए कि आखिरकार कसूर क्या है। दीपचंद्र दास के रूप में उस मृतक की पहचान हुई। एक कपड़ा फैक्ट्री में वो काम करता था, और इस पूरे मामले में एक औपचारिक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। मामला इतना बड़ा, तब भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आखिरकार कट्टरपंथियों के निशाने पर, उनके टारगेट पर हिंदू क्यों हैं, और खास तौर पर यूनिस सरकार जिस फैसले, जिस भरोसे के साथ यहां आई थी, वो भरोसा आखिरकार टूटता हुआ क्यों नजर आ रहा है, एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो यूनिस सरकार पर हिंदू आस्था पर हमला करने का आरोप है। 26 जून आपको ले चलते हैं पिछले साल पीछे, यानी कि 2024 की अगर 25 की बात करें, ढाका के दुर्गा मंदिर पर बुलडोजर चलाया, कट्टरपंथियों ने मंदिर पर हमला किया। 9 जून मायापुर में मंदिर पर हमला हुआ। हमले में काली माता की जो मूर्ति थी उसको तोड़ दिया गया। और पीछे चलते हैं, 22 मई की बात करते हैं। या मशीहाटी में हिंदू समुदाय के 20 घर जला दिए गए। 18 अप्रैल हिंदू नेता, याद कीजिए, भावेश चंद्र रॉय की हत्या, इस्कॉन मंदिर बंद कराने की कोशिश की गई। मेमन सिंह दिनाजपुर में 3 मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी गई, यानी कि
कट्टरपंथियों के टारगेट पर कैसे हिंदू समुदाय है और पहले भी हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको ये विभत्स तस्वीरें बताते हैं कि कैसे चटगांव में हिंदुओं पर हमले हुए। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो बेकाबू भीड़ है वो किस तरह से हमले करते हुए नजर आ रही। हिंदुओं की दुकानों में भारी लूटपाट की भी तस्वीरें हमने देखी हैं। सुरक्षा बलों ने हिंदुओं को ही निशाना बनाया। सुरक्षा बल, वो बल जो आपकी सुरक्षा करते हैं, वो कहीं ना कहीं असुरक्षा में तब्दील हो गए। पुलिस और सेना ने हिंदुओं को बेरहमी से पीटा, यानी कि जिनसे आपको रक्षा की उम्मीद थी वो ही भक्षक बन गए। और आप अपनी शिकायत लेकर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, किससे करेंगे? क्योंकि इस शिकायत को करने के लिए जो पुलिस प्रशासन है वो खुद हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। और आप देखिए उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है कि मेहनत की गाड़ी कमाई से अपना बिजनेस उन्होंने खड़ा किया, अपनी पहचान बनाई, लेकिन एक पल में सब धराशायी कर दिया गया। और यहाँ यूनिस सरकार का वो फेलियर समझ में आता है कि पुलिस और सेना की जो मिली भगत है एक टारगेट करने की हिंदुओं को, वो इन तस्वीरों के माध्यम से हमें समझ में आती है। तो आइए बांग्लादेश की इस पूरी तस्वीर पर और ज्यादा जानकारी के साथ नवल सिंह परमार ढाका से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नवल, किस तरह से यूनिस सरकार का फेलियर लगातार कई मोर्चों पर सामने आ रहा है? कट्टरपंथ की आग से जूझ रहा है बांग्लादेश, जहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वहीं अगर राजनीतिक अस्थिरता की बात की जाए वो तो है ही चरम पर। देखा जाए तो बांग्लादेश का जो हालत है अभी ये बहुत ही खराब है। उसमें आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखें या आर्थिक बाबतें देखें या फिर उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो भी पेमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, सब तरीके से देखा जाए तो बांग्लादेश का हालत काफ़ी ख़राब है और डे बाय डे वो ख़राब होता जा रहा है। उसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। जैसे कल रात को वारदात हुई, ओस्मान हादी का डेथ के न्यूज़ जैसे ही स्प्रेड हुआ उसके बाद पूरा मामला जो है, कट्टरपंथी जो लोग हैं उन्होंने मोर्चा संभाला और रैली निकाला या प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट के नाम पे, रैली के नाम पे भीड़ ने सबसे ज्यादा कल जो किसी को टारगेट किया तो मीडिया को टारगेट किया है। डेली स्टार और प्रथम आलो जो बांग्लादेश के दो बड़े मीडिया हाउस है, इंग्लिश और बांग्ला दोनों में, वो दोनों का ऑफिस में तोड़फोड़ की, आगजनी की, और डेली स्टार की ऑफिस में करीब 20 से 25 जर्नलिस्ट जो रूफ पे पहुंच गए थे, उनका ऑफिस मतलब सेकंड फ्लोर को जलाया। तो कहीं ना कहीं जिंदा जलाने की कोशिश थी वो। तो उसको अगर टाइमली अग्निशमन दल और आर्मी वगैरह वहां नहीं पहुंचती तो उसमें से बड़ी घटना हो सकती थी, वहां पे बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन वो लकीली वो बच गया। लेकिन आज के दिन में भी सिलट, कुष्टिया और कई सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है जो प्रथम आलो और डेली स्टार के, वहां पे भी ये कट्टरपंथी लोगों ने हमला किया है और उनको ऑफिस में तोड़फोड़ की, आगजनी की जी है। नवल, लेकिन ये समझना जरूरी है कि कट्टरपंथ के इस दंश को आखिरकार बार बार पानी कौन पिला रहा है, यानी कि इसके पीछे के वो आका कौन है और जिन्हें किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, जिस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। अब अगर हिस्टोरिकली देखें तो बांग्लादेश पहले एक लिबरल प्रोविंस माना जाता था। जब 1971 हुआ और उसके बाद के दशकों में देखा जाए तो यहाँ पे इस्लामिक पॉपुलेशन होने के बावजूद भी, बांग्लादेश के पुराने फोटोग्राफ्स वगैरह देखेंगे तो बांग्लादेश काफी लिबरल प्रोविंस माना जाता है। लेकिन डे बाय डे कट्टरपंथी जो विचारधारा है उसको, जो भी सत्ता में रहे उन्होंने अपना जो वोट के लिए या अपीजमेंट के लिए, उसमें शेख हसीना भी शामिल है, उनके टाइम पे भी कट्टरपंथी जो विचारधारा है उन्होंने भी कंट्रोल करने का कोशिश नहीं किया। वो अपनी सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने उनको समर्थन किया था। उसकी वजह से उन्हीं के दौरान कट्टरपंथी जो पहले कुछ 2-5-10% थे, वो धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसका नतीजा है कि बांग्लादेश में आज जो है कट्टरपंथियों को किसी का खौफ नहीं है। हम ये मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा कि जो पुलिस फोर्स है, आर्मी है, उनमें भी कट्टरपंथी विचारधारा जो है पिछले समय में धीरे धीरे उसके लोग आ चुके हैं। तो अभी वो उसको कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। पुलिस का या आर्मी का कंट्रोल नहीं है। 2008-9 के दौरान यहाँ पे केयरटेकर गवर्नमेंट सिस्टम थी, किसी का गवर्नमेंट नहीं था। उस
टाइम पे 2 साल के लिए आर्मी डिप्लॉय हुआ था। तो जो लोग उस मामला उन्हें आंखों देखा है वो बता रहे हैं कि आर्मी का एक जवान रास्ते पे खड़ा होने से 500 मीटर तक लोग बाहर नहीं निकलते थे, इतना आर्मी का डर था बांग्लादेश आर्मी का। जी। लेकिन बीच के 15-17 सालों में मैडम शेख हसीना की सरकार हो या जो जी। भी हो, जो भी लोग लेकिन सोशल नवल, मीडिया के समय में अब जिस कट्टरपंथी स्थिति की विचारधारा बात हम पनपी है। बिल्कुल, अब जिस स्थिति की बात हम बांग्लादेश को लेकर कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वहां चुनाव होने हैं और जिस वादे, जिस दावे के साथ यूनिस सरकार ने वहां पर स्थायित्व लाने की बात की थी और लोगों को उम्मीद थी कि बहुत कुछ बदलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आने वाला जो साल है, किस तरह से भविष्य को बदलता हुआ आप देखते हैं बांग्लादेश में जो अभी मौजूदा हालात है? यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा फेलियर है। वो उनके इरादे हो या उनके साथ जो लोग जुड़े थे, उसी से उसका जो सफलता या निष्फलता तय हो गया था। तो यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन तो फेलियर है ही। उन्होंने ना तो एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने की कोशिश की, उनके पास मौका था, लोगों ने उनको समर्थन दिया था, काफी जो लिबरल लोग हैं और जो लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े थे उनको भी उम्मीदें थी, फैनेटिकल और कट्टरपंथियों को तो थी, सब लोगों को उनसे उम्मीदें थी। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कट्टरपंथी लोग को ऊपर कंट्रोल आए, एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार हो या इकोनॉमी में सुधार हो या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। कोई भी देश में डेमोक्रेसी तब बनता है और बना रहता है और बचता है जब वहां डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बने रहते हो। अगर आपका पुलिस पॉलिटिसाइज हो जाएगा, पुलिस कट्टरपंथी हो जाएगा, आपका आर्मी कट्टरपंथी हो जाएगा, आपका जुडिशियरी न्यूट्रल और इम्पार्शियल जुडिशियरी नहीं है, आपका इलेक्शन कमिशन अगर न्यूट्रल नहीं है, तो कैसे डेमोक्रेसी बचेगा? जिस देश तो फिर ऐसे में बड़ा सवाल, आपने बहुत अहम बात की, जिन तमाम संस्थाओं को निष्पक्ष पारदर्शी होना चाहिए वो है ही नहीं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये, और मीडिया का जो अभी हाल हुआ है उसमें मीडिया जिम्मेदार है। मैं पिछले 2-2.5 साल से देख रहा हूं, यहाँ पे डेली स्टार, प्रथम वालों बड़े न्यूज हाउस है, मीडिया हाउस है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है। तब जाके कट्टरपंथी उनके ऑफिस में जाके उनके लोगों को, जर्नलिस्ट को जलाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो तब जाके हो रहा है। मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, वो न्यूट्रल नहीं रहा है, तो वो भी जिम्मेदार है। ऐसे में जिस जनमत संग्रह का हवाला बांग्लादेश दे रहा है कि हम जनमत संग्रह और चुनावी प्रक्रिया को एक ही दिन, मतलब एक ही साथ करवा पाएंगे, ये इस तरह की स्थितियों में सबसे चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है बांग्लादेश के लिए। जी बिल्कुल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। लेकिन सवाल बड़ा ये कि तमाम जो इन संस्थाओं का नाम नवल ने लिया, जिसमें हम चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, पुलिस की बात हो रही है, आर्मी की बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं कट्टरपंथ के इस दंश से जूझ भी रही है। उसमें खुद में भी ऐसे कई लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं और ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। वक्त छोटे से ब्रेक का है।